हेलो दोस्तों, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल और अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। आज है 4 अक्टूबर 2024, दिन शुक्रवार, बांग्ला 17 हस्सिन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। ट्रांसपोर्ट नगर का सीएम ने किया उद्घाटन, फेज 2 की रखी आधारशिला। झारखंड का पहला ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 बनकर तैयार हो गया है। 3 अक्टूबर को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इसका उद्घाटन किया। वहीं गुरुवार को मुख्यमंत्री ने ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 की आधारशिला भी रखी। भूमि पूजन के बाद सीएम ने मुख्य समारोह का शुभारंभ किया। इससे पहले सीएम का स्वागत स्मृति चिन्ह देकर किया गया। मौके पर नगर विकास मंत्री हाफिजुल हसन, सांसद महुआ माझी मौजूद थे। एक नजर डालते हैं ट्रांसपोर्ट नगर फेज 1 पर। योजना की लागत 113 करोड़ 24 लाख रुपए है। कुल क्षेत्रफल 40 एकड़ 68 डिसमील। निर्माण अवधि 24 महीने। भारी मालवाहकों की पार्किंग 424 वाहन, 3400 एवं 6100 वर्ग मीटर के 2 वेयरहाउस, 120 टन क्षमता के 2 धर्मकांटा, वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, 17 कमर्शियल दुकानें, ट्रांसपोर्टरों के लिए 16 ऑफिस, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चालक एवं उपचालक के विश्राम के लिए 356 बेड की डॉर्मेट्री, मनोरंजन केंद्र और फूड प्लाजा, G+3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। क्या होगा ट्रांसपोर्ट नगर फेज 2 में? योजना की लागत 57 करोड़ 82 लाख रुपए। कुल क्षेत्रफल 9 एकड़ 12 डिसमील। निर्माण की अवधि 18 महीने। 14 मीटर लंबाई वाले भारी वाहनों की पार्किंग क्षमता 256। G+3 इंटीग्रेटेड बिल्डिंग। वाहनों के रखरखाव एवं मरम्मत के लिए सर्विस स्टेशन, चालक एवं उपचालकों के विश्राम के लिए 84 बेड की डॉर्मेट्री, फूड प्लाजा एवं मनोरंजन केंद्र, रिटेल शॉप 3 होगा। पुलिस चेकपोस्ट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, शौचालय एवं स्नानागार, फायर फाइटिंग सिस्टम। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि शहर में संकरी गलियों में गाड़ियों को पहुंचने में परेशानी होती थी। इस ट्रांसपोर्ट नगर से आसपास का इलाका जगमग होगा। इसके विस्तार के लिए ट्रांसपोर्ट नगर मील का पत्थर साबित होगा। इस जगह से आम लोगों के आने जाने की व्यवस्था होगी। सामान लाने ले जाने की व्यवस्था होगी। अलग अलग राज्य से जो गाड़ियां आती है वे जगह पर नहीं पहुंच पाती। जाना कहीं होता है और पहुंच कहीं जाता है। यहां पर सभी अपने वाहन लेकर आएंगे और यहीं से सामान छोटी गाड़ियों में लेकर शहर में पहुंचाया जाएगा। रोजगार के अवसर खुलेंगे। बाहर से आने वाले वाहन चालकों के लिए आराम करने और खाने की व्यवस्था की गई है। आने वाले समय में आसपास का इलाका भी विकसित होगा। यहां भी कचहरी चौक और फिर आयालाल चौक की तरह चहल पहल दिखेगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों का यह स्थायी ठिकाना होगा, जहां उन्हें कारोबार से संबंधित सारी सुविधाएं मिलेंगी। ट्रांसपोर्ट नगर में आने वाले दिनों में जो जरूरत और आवश्यकता होगी, उसी के अनुरूप सुविधाओं में विस्तार किया जाएगा। आज ट्रांसपोर्ट नगर के फेज 1 का उद्घाटन संपन्न हुआ। फिलहाल यहां ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से संबंधित कई सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं और फेज 2 में भी कई आधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध कराया जाना है। हाईकोर्ट का निर्देश, पूजा के दौरान अतिरिक्त महिला सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। झारखंड के अलग अलग जिलों में महिलाओं और स्कूली बच्चों समेत नाबालिग लड़कियों के साथ बरहते अपराध पर रोक के लिए दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। गुरुवार की सुनवाई के दौरान अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरा से मॉनिटरिंग की जाए। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर का स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचार प्रसार किया जाए और सभी जगहों पर स्ट्रीट लाइट को दुरुस्त किया जाए। वहीं अदालत ने दुर्गा पूजा को लेकर सरकार को पूजा पंडाल के आसपास अतिरिक्त महिला सुरक्षा बल की नियुक्ति करने और बसों के संचालन के समय को विस्तार देने का निर्देश दिया है। अब इस जनहित याचिका पर हाई कोर्ट 18 नवंबर को सुनवाई करेगा। हाईकोर्ट की महिला अधिवक्ता
भारतीय कौशल ने इस संबंध में जनहित याचिका दायर की है। राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता गौरव कुमार ने इस मामले में पक्ष रखा। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। धनबाद में जिंदा बम बरामद, इलाके में दहशत का माहौल। धनबाद के रामकनाली ओपी क्षेत्र में गुरुवार सुबह एक जिंदा बम बरामद होने से इलाके में दहशत फैल गई। यह घटना उस समय हुई जब मजदूर जनशक्ति दल की रैली के लिए इलाके की सफाई करने पहुंचे थे। काम के दौरान जब मजदूरों ने झाड़ियों की कटाई की तब उन्हें एक जिंदा बम मिला, जिसके बाद वहां भगदड़ मच गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत जनशक्ति दल के कार्यालय को इसकी सूचना दी। कार्यालय के सदस्यों ने पुलिस को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और बम को जब्त कर लिया। पुलिस ने आसपास के लोगों से जानकारी जुटाना शुरू कर दिया है और मामले की छानबीन जारी है। अभी तक बम की उम्र और इसे यहां लाने के कारण का पता नहीं चल सका है। इस घटना ने इलाके में सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। पुलिस के उच्च अधिकारियों ने कहा है कि मामले की गहन जांच की जाएगी ताकि इस प्रकार की घटनाओं को भविष्य में रोका जा सके। सेक्स रैकेट की सूचना पर स्पा सेंटर में रेड, पुलिस को देख युवती ने लगाई बिल्डिंग से छलांग। रांची के सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में स्थित एक स्पा सेंटर में पुलिस ने छापेमारी की। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यहां सेक्स रैकेट का कारोबार संचालित किया जा रहा है। इसके बाद गुरुवार को पुलिस टीम ने स्पर्श सैलून एंड स्पा में छापेमारी की। इस दौरान स्पा सेंटर में काम करने वाली युवती ने पुलिस को देखकर बिल्डिंग से छलांग लगा दी। हालांकि मिली जानकारी के अनुसार युवती को कोई चोट नहीं आई है। फिलहाल पुलिस युवती से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। जयराम महातो डुमरी से लड़ेंगे चुनाव, पार्टी ने जारी की 6 उम्मीदवारों की सूची। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के अध्यक्ष जयराम महतो ने नई राजनीतिक पार्टी बनाई है। उनकी पार्टी का नाम झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जेलकेम है। गुरुवार को धनबाद के सर्किट हाउस में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में जयराम महतो ने विधानसभा चुनाव में जेलकेम प्रत्याशियों की पहली सूची जारी कर दी है। 6 विधानसभा सीट डुमरी, जमुआ, राजमहल, तमादडियाच, सरायकेला और छतरपुर से प्रत्याशियों के नाम की घोषणा की गई है। डुमरी विधानसभा सीट से जयराम महतो खुद उम्मीदवार बने हैं, क्योंकि लोकसभा में सबसे ज्यादा वोट उसी सीट से मिला था। साथ ही उन्होंने कहा कि वह डुमरी के साथ साथ एक अन्य सीट से भी चुनाव लड़ सकते हैं, जिस पर अभी मंथन किया जा रहा है। जयराम महतो ने बताया, अब तक 69 सीट से उम्मीदवारी के लिए आवेदन मिले हैं। पार्टी का 69 सीट पर चुनाव लड़ना तय है। इसके बाद भी अच्छे उम्मीदवार आते हैं तो उन्हें चुनावी रण में जरूर उतारेंगे। महिलाओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी हो, यह पार्टी भी चाहती है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी उत्तरी छोटा नागपुर की सभी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय है। महतो ने कहा कि टुंडी, गोमिया, बेरमो बाघमारा और मांडू भी उनकी पसंदीदा सीटों में से है। आचार संहिता से पहले पार्टी अपना घोषणा पत्र जारी कर देगी। सिल्ली सीट को लेकर कहा कि पूर्व विधायक अमित महतो को सिल्ली से पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। इस पर बातचीत का दौर भी जारी है। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनकी पार्टी अकेले दम चुनाव लड़ेगी। संथाल परगना में सुशासन व्यवस्था को मजबूत कर आदिवासियों के अस्तित्व को बचाने आया हूं। चंपाई सोरेन, कोल्हान टाइगर व पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने कहा कि संथाल परगना में स्वशासन व्यवस्था को मजबूत कर यहां के आदिवासी समाज का अस्तित्व, उनकी संस्कृति, सभ्यता, आबादी और पहचान बचाने के लिए मांझी परगना को जागरूक करने के लिए आया हूं। चंपाई गुरुवार को पाकुड़ में बाजार समिति प्रांगण में आयोजित मांझी परगना महासम्मेलन को संबोधित करते हुए उक्त बातें कहीं। उन्होंने कहा कि जब तक मांझी परगना जागरूक नहीं होंगे तब तक हमारा समाज, गांव, घर का अस्तित्व और पहचान नहीं बचेगा। आज हमारी संस्कृति, सभ्यता, भाषा पर कुठाराघात कर हम आदिवासियों के अस्तित्व को मिटाने का साजिश रची जा रही है। बांग्लादेशी घुसपैठी हम आदिवासियों की जमीन को कब्जा कर हड़पने का काम कर रहे हैं। हमारी बहू बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अब वक्त आ गया है, हमें जागरूक और संगठित होने की जरूरत है।
कहा कि हम बहुत जल्द संथाल परगना में बड़ी वैसी बुलाकर यहां के आदिवासियों की हड़पी गई जमीन को उनके हाथों में सौंपने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि पाकुड़ में अब तक 12 ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां आदिवासियों का आबादी नगण्य हो गई है। उन गांव में फिर से आदिवासियों को बसाने का काम करेंगे। महासम्मेलन को बोरियों के पूर्व विधायक लोबिन हेम्ब्रम ने संबोधित करते हुए कहा कि आज संथाल परगना में एसपीटी एक्ट का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन कर आदिवासियों की जमीन पर लीज और रजिस्ट्री की जा रही है। गांव का गांव उजाड़ा जा रहा है। हमारी संस्कृति, सभ्यता और पहचान को मिटाने का काम किया जा रहा है। ऐसे वक्त में मांझी परगना को जागरूक होकर अपने अस्तित्व की रक्षा और पहचान को बचाने के लिए एकजुटता का परिचय देने का वक्त आ गया है। महासम्मेलन को ग्राम प्रधान गमलियम हेम्ब्रम, विकास गौड़, मुन्ना हेम्ब्रम, बेनिफेड मुर्मू, बालेश्वर टुडू, शिवचरण मालतू, सुरजू टुडू ने भी संबोधित किया। महासम्मेलन का संचालन मांझी परगना एवं वैसी के संथाल परगना के प्रमंडलीय संयोजक चंद्रमोहन हांसदा ने किया। वहीं धन्यवाद झापन गमलियाम हेम्ब्रम ने किया। महासम्मेलन में भाग लेकर चंपाई सोरेन हेलीकॉप्टर से रांची के लिए रवाना हो गए। 5 लाख का इनामी, गुरुचरण समेत 5 नक्सली गिरफ्तार, भारी मात्रा में हथियार जब्त। नक्सलियों के खिलाफ गुमला पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस टीम ने कोयल शंख जोन के सब जोनल कमांडर एवं झारखंड सरकार की सूची में इनामी नक्सली रंथु उरांच उर्फ गुरुचरण समेत 5 नक्सलियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस टीम ने नक्सलियों को आंजन जंगल के पास से पकड़ा है। उक्त जानकारी डीआईजी अनूप बिरथरे ने दी। उन्होंने कहा कि गुरुचरण की गिरफ्तारी से संगठन को बड़ा झटका लगा है। गुरुचरण के अलावा पुलिस टीम ने जयशंकर महातो, रोहित उरांव, राजू अहीर उर्फ राजू गोप और सुलेंद्र मुंडा को पकड़ा गया है। इन लोगों के पास से पुलिस ने भारी मात्रा में हथियार, गोली, आईडी समेत कई सामान जब्त किया है। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सीबीआई करेगी धनबाद के अवैध कोयला तस्करी की जांच। झारखंड के कोयलांचल कहे जाने वाले धनबाद में 5 साल में हुए कोयले के अवैध कारोबार की सीबीआई से जांच कराई जाएगी। न्यूज 11 भारत के मालिक अरूप चटर्जी की ओर से दायर एक जनहित याचिका के आधार पर झारखंड हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है। धनबाद में कोयला चोरी के मामले में जांच के दौरान सीबीआई धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और अन्य अधिकारियों के खिलाफ जांच करेगी। इसको लेकर अरूप चटर्जी ने एक जनहित याचिका दायर की थी। पुलिस की संलिप्तता की होगी जांच। झारखंड हाईकोर्ट के फैसले पर सीबीआई कोयला चोरी मामले में धनबाद पुलिस की संलिप्तता की जांच करेगी। हाईकोर्ट की एकल पीठ ने धनबाद में कोयले के अवैध व्यापार में वसूली मामले में पुलिस अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई को प्रारंभिक जांच करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि मामले में अगर पुलिस अधिकारियों की संलिप्तता मिलती है तो सीबीआई एफआईआर दर्ज करे। पूर्व में कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। अब धनबाद के तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार और संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच होगी। झारखंड का कुख्यात सोना लुटेरा दिल्ली से गिरफ्तार, झारखंड पुलिस ने 25,000 का रखा था इनाम। झारखंड के कुख्यात सोना लुटेरा को छत्तीसगढ़ पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। झारखंड पुलिस ने इस सोना लुटेरे पर 25,000 रुपये के इनाम की घोषणा कर रखी थी। झारखंड समेत अन्य राज्य की पुलिस लंबे समय से इसकी तलाश कर रही थी। गिरफ्तार कुख्यात सोना लुटेरा का नाम मोनू सोनी उर्फ बुक्की है और वह पलामू जिले का रहने वाला है। पुलिस ने उसके घर से 2 बैग सोना भी बरामद किया है। मोनू सोनी झारखंड, बिहार, बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं ओडिशा में कई लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। कुछ दिनों पहले पलामू के चैनपुर थाना क्षेत्र में गुमला पुलिस के साथ मोनू सोनी और उसके गिरोह की मुठभेड़ हुई थी। इस मुठभेड़ में मोनू सोनी के एक साथी को गोली भी लगी थी। उसने झारखंड की राजधानी रांची में लगातार 3 सोने की दुकानों में करोड़ों की लूट की थी। जमशेदपुर में भी लूट की घटना को अंजाम दिया था। एबीवीपी ने फूंका हेमंत सोरेन का पुतला, जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन कर जेएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुए भारी अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग की। अल्बर्ट एक्का चौक पर आयोजित इस विरोध प्रदर्शन में
आंदोलनरत छात्रों पर दर्ज एफआईआर वापस लेने की भी मांग की गई। एबीवीपी रांची महानगर के मंत्री रथुराज सहदेव ने बताया कि पूरे प्रदेश में जेएसएससी पेपर लीक मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन का आह्वान किया गया था। उन्होंने कहा कि 21 और 22 सितंबर को झारखंड में सामान्य स्नातक योग्यताधारी संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 का आयोजन किया गया था, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आई हैं। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा के दौरान इंटरनेट जैसी मूल सुविधाएं बंद कर दी गईं और कई परीक्षा केंद्रों पर पेपर 1 के स्थान पर पेपर 2 बांटे गए। इसके अलावा कुछ प्रश्न पत्रों के सील पहले से टूटे पाए गए। इस संबंध में अभाविप झारखंड ने मांग की है कि उक्त परीक्षा की निष्पक्ष जांच की जाए और छात्रों के हित में जल्द से जल्द निर्णय लिया जाए। प्रदेश सह मंत्री दिशादित्या ने कहा कि पूर्व में हुए सीजीएल परीक्षा में भी पेपर लीक का मामला प्रकाश में आया था, जिसके बाद सरकार ने परीक्षा को रद्द कर दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ऐसा ही दोबारा हुआ तो यह छात्रों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास होगा। एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि झारखंड में पेपर लीक अब एक आम समस्या बन गई है। सरकार को इस गंभीर विषय पर कठोर कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार युवाओं को धोखा दे रही है, जबकि उसने प्रतिवर्ष 5 लाख रोजगार देने का वादा किया था। वक्फ बचाओ अभियान में जुटे अल्पसंख्यक समुदाय व कांग्रेस के दिग्गज नेता बोले भाजपा कर रही साजिश। इरबा में वक्फ संशोधन बिल 2024 का बायकाट किया। वक्फ बचाओ अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय के अलावा कांग्रेस के दिग्गज नेता भी जुटे, जहां वक्फ संशोधन बिल को रद्द करने की मांग की गई। कॉन्फ्रेंस के कन्वीनर सह कांग्रेस लीडर अनवर अंसारी ने सभी का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मुसलमानों के मौलिक एवं संवैधानिक अधिकार को छीनना चाहती है। वक्फ को लेकर कहा कि इस बिल में कई ऐसे धाराएं हैं जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाती हैं। वक्फ संशोधन बिल वक्फ प्रणाली को कमजोर करने, मुस्लिम समुदाय को हाशिए पर लाने, धार्मिक अधिकारों को खत्म करने के लिए है। इस दौरान देश और राज्य के कई बड़े नेताओं ने भी संबोधित किया। साथ ही कहा कि बिल में संशोधन मौलिक और संवैधानिक अधिकारों को छीनने का प्रयास है। वहीं जेपीसी के सदस्य सह सांसद डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन ने कहा कि एक साथ मिलकर भाजपा से लड़ाई लड़ना होगा। मॉब लिंचिंग में दूसरे लोगों को मुआवजा दिया जाता है तो मुसलमानों को देने में देर क्यों? उन्होंने कहा कि झारखंड में 10 दिनों के अंदर हज कमेटी का गठन हो। कांग्रेस के समय में ही सच्चर कमेटी की सिफारिश आई, उसके बाद तुरंत केंद्र में भाजपा की सरकार आ गई, इसलिए काम ना हो सका। लेकिन जहां जहां कांग्रेस है वहां सच्चर कमेटी पर काम हो रहा है। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नारा दिया है, जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसीलिए झारखंड विधानसभा चुनाव में हिस्सेदारी मिलेगी। आप लोग एक साथ मिलकर काम करें। हम आप लोगों से अपील करते हैं कि आप कांग्रेस, जामुमो, राजद और गठबंधन की सरकार बनाए गठबंधन को मजबूत कीजिए। झारखंड सरकार के मंत्री डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने अपने संबोधन में कहा कि भाजपा साजिश करने से पीछे नहीं हट रही, जानबूझकर देश में अशांति पैदा करना चाहती है। इस बिल के खिलाफ हम आवाज उठाएंगे और तेलंगाना के तरह इस बिल के खिलाफ झारखंड में काम करेंगे। मुख्यमंत्री से इस संबंध में बात करेंगे। संविधान के हिसाब से देश चले, सबसे बड़ा कानून संविधान है। ग्रामीण विकास मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि हम वादा करते हैं कि इस बिल को नहीं लाने देंगे, मजबूती से लड़ेंगे। अभी अयोध्या ट्रस्ट बनाया गया, उसमें एक भी मुसलमान को नहीं रखा गया। फिर वक्फ ट्रस्ट में हिंदू भाई को लाने की क्या जरूरत? क्यों हिंदू मुस्लिम को लड़ाना चाहते हैं? तेलंगाना सरकार की तरह झारखंड में भी काम होगा। 10 जून के घटना में बेगुनाह लड़कों को परेशान किया जा रहा है, अब यह नहीं होगा। राज्य कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलेश महातो ने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा माइनॉरिटी के हित के लिए लड़ाई लड़ी है। कांग्रेस पार्टी इस बिल के खिलाफ में आवाज बुलंद कर रही है। पूर्व मंत्री सुबोधकांत सहाय ने कहा कि मंजूर अंसारी, अनवार अंसारी गुदड़ी के लाल है। वक्फ पर इतना अच्छा कोई शिक्षक नहीं समझा पाता जितना अच्छा अमीर शरीयत मौलाना फैसल वली रहमानी ने समझाया। भाजपा के आंख में वक्फ की जमीन चुभ रही है। अभाविप का जेएसएससी के खिलाफ प्रदर्शन, सीएम का पुतला दहन।
जामताड़ा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अभाविप के जिला इकाई ने झारखंड सरकार और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। मानचंचला चौक में आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन किया गया। जिला सह संयोजक संजय मंडल ने कहा कि 10 साल पहले शुरू हुई सीजीएल पदों की नियुक्ति प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं हुई। हाल में आयोजित सीजीएल परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक और अन्य अनियमितताओं के आरोपों को लेकर छात्रों ने परीक्षा रद्द करने की मांग की। अभाविप ने झारखंड सरकार से निष्पक्ष जांच की भी मांग की। इस मौके पर कई अन्य कार्यकर्ता भी उपस्थित थे। बेरमो विधायक ने पुल निर्माण कार्य का किया शिलान्यास। बोकारो बेरमो विधायक कुमार जयमंगल सिंह ने 22 करोड़ की लागत से दामोदर नदी पर प्रस्तावित पुल का शिलान्यास किया। यह पुल बेरमो प्रखंड के जरीडीह बाजार और पेटरवार प्रखंड के चलकरी को जोड़ेगा। विधायक ने कहा कि पुल के निर्माण से स्थानीय लोगों को आवागमन में सुविधा मिलेगी और क्षेत्र का विकास होगा। उन्होंने चांपी पंचायत में अपने विकास कार्यों और झारखंड सरकार की उपलब्धियों की चर्चा की। इस मौके पर चांपी पंचायत की मुखिया, जिला परिषद सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। दुर्गा पूजा को लेकर युद्ध स्तर पर हो रही सफाई, सड़कें चकाचक करने का निर्देश। बोकारो कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन द्वारा दिए गए निर्देश के आलोक में दुर्गा पूजा को देखते हुए सभी वार्डों सहित मुख्य मार्गों में पड़े कचरा का निस्तारण करने हेतु निर्देश दिया गया। इसके बाद मशीनों एवं मजदूरों द्वारा सफाई कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। उनके द्वारा सफाई पर्यवेक्षक को निर्देश दिया गया है कि जितने भी वार्डों के गली मोहल्ला है, उनके मुख्य सड़कों को 2 दिन में साफ सफाई कराए। नगर क्षेत्र में जितने भी पूजा पंडाल बने हुए हैं, उसमें सभी सफाई मित्र द्वारा युद्ध स्तर पर साफ सफाई किया जा रहा है। पदाधिकारी ने निर्देशित किया कि प्रतिदिन सफाई करना सुनिश्चित करेंगे ताकि किसी भी श्रद्धालु को आवागमन में कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। 5 और 6 अक्टूबर को रांची में जुटेंगे देश भर के पेट लीवर रोग विशेषज्ञ, इलाज की एडवांस तकनीक से कराएंगे अवगत। रांची के डोरंडा स्थित जैप एक ऑडिटोरियम में 5 और 6 अक्टूबर को इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी के द्वारा राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस गैस्ट्रोकॉन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन में झारखंड के अलावा देश भर के प्रसिद्ध गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट भाग लेंगे। अलग अलग राज्यों से 200 से ज्यादा एक्सपर्ट इसमें शिरकत करेंगे। गुरुवार को प्रेस क्लब में ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर मनोहर लाल प्रसाद और ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन डॉक्टर प्रणव मंडल, को चेयरमैन डॉक्टर जयंत घोष ने बताया कि इस गैस्ट्रोकॉन में पेट, लीवर, आंत जैसे रोगों के बारे विस्तार से चर्चा की जाएगी। किस बीमारी के इलाज में क्या क्या एडवांसमेंट आया है, ये भी बताया जाएगा। हम चिकित्सक मरीजों को कैसे और बेहतर चिकित्सा सुविधा दे सकें, इस पर आपस में जानकारी साझा करेंगे। कौन से चिकित्सा पद्धति का इस्तेमाल दूसरे राज्यों में एक्सपर्ट डॉक्टर कर रहे हैं, झारखंड में किन एडवांसमेंट को अडॉप्ट कर यहां के मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराया जा सके, यह हमारा फोकस होगा। डॉक्टर मनोहर लाल ने बताया कि मोटर डिस्फेजिया, खाना घोंटने में दिक्कत, पैनक्रियाटाइटिस, लीवर ट्रांसप्लांट, पेट में पानी भर जाने पर नया इलाज क्या है, हेपेटाइटिस बी के बारे में नए इलाज आदि की जानकारी आपस में साझा की जाएगी। मौके पर डॉक्टर प्रणव कुमार मंडल, डॉक्टर मनोहर लाल प्रसाद, डॉक्टर जयंत घोष, डॉक्टर रवीश रंजन, डॉक्टर चंदन यादव, डॉक्टर संगीत सौरभ, डॉक्टर सतीश मिढ़ा, डॉक्टर अखिलेश यादव, डॉक्टर अनिकेत अग्रवाल और डॉक्टर अंतरिक्ष कुमार मौजूद थे। ये एक्सपर्ट डॉक्टर्स होंगे शामिल। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में दिल्ली से डॉक्टर अनिल अरोड़ा, डॉक्टर पीयूष रंजन, डॉक्टर विकास सिंघला, चंडीगढ़ से डॉक्टर एसके सिन्हा, कोलकाता के डॉक्टर संदीप पाल, ILBS, नई दिल्ली के डॉक्टर अशोक चौधरी, डॉक्टर अमर मुकुंद, हैदराबाद के डॉक्टर GV राव, डॉक्टर कपिल शर्मा समेत अन्य एक्सपर्ट डॉक्टर बतौर वक्ता शामिल रहेंगे। कॉन्फ्रेंस के दौरान लाइव सर्जरी के साथ साथ बिहार झारखंड के चिकित्सक पेट, आंत, लीवर आदि रोग पर अपने महत्वपूर्ण केस और विशेष शोध प्रस्तुत करेंगे। स्पाई ग्लास से होगा ऑपरेशन। इस कॉन्फ्रेंस में पहली बार लाइव वर्कशॉप, जिसमें बिना चीयर फाड़ के
एंडोस्कोपिक पद्धति के द्वारा खाने में दिक्कत, एकक्लासिया कार्डिया का ऑपरेशन, पैनक्रियास से संबंधित बीमारी, पैनक्रियाटिक सिडोसिस्ट का ड्रेनेज, ईआरसीपी के द्वारा पीत्त की नली में स्थित बड़े बड़े स्टोन का स्पाई ग्लास के द्वारा ऑपरेशन किया जाएगा। साथ ही पीजी स्टूडेंट्स के ज्ञानवर्धन के लिए गैस्ट्रोक्विज और पोस्टर प्रेजेंटेशन का भी आयोजन किया गया है। आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस पर स्थानीय लोगों ने किया हमला। जाने फिर क्या हुआ। खूंटी जिले में पुलिस जवानों के साथ मारपीट का एक मामला सामने आया है। यह घटना 3 दिन पहले खूंटी जिले के जरियागढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। पुलिस के मुताबिक 112 डायल पर एक महिला ने फोन कर बताया कि उसे और उसके पिता के साथ मारपीट कर रहा है। सूचना पर जरियागढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच की, जिसमें पता चला कि घटना के बाद मारपीट करने वाला आरोपी जमहार बाजार शराब पीने चला गया। इसके बाद पुलिस बाजार पहुंची और आरोपी को हिरासत में ले लिया। इसी बीच आरोपी का भाई जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि पुलिस झारखंडी आदिवासी जवान को पुलिस मार रहा है। आरोपी के भाई के शोर मचाने के बाद यहां के आदिवासियों की भीड़ जवानों पर टूट पड़े और डंडे एवं ईंट पत्थरों से जवानों की बुरी तरह पिटाई कर दी। जवानों के साथ मारपीट देखकर बाजार में मौजूद ग्रामीणों ने जरियागढ़ पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद भारी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचे और जवानों को छुड़ाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में सूबेदार अविनाश कुमार, सूबेदार का भाई अमित आनंद और बकसपुर निवासी प्रवीण कुमार को जेल भेज दिया गया। एसपी अमन कुमार ने इस घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि पति पत्नी के बीच हुए विवाद का एक मामला जरियागढ़ से आया था। वहीं थाना प्रभारी राजू कुमार ने बताया कि थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है, जिसका कोर्ट में ट्रायल चल रहा है। इसी केस को सेटलमेंट कराने जम्मू में पोस्टेड सूबेदार अविनाश कुमार और उसका भाई पहुंचा था। घर पहुंचते ही पत्नी और उसके पिता के साथ मारपीट करने लगा। दोनों भाइयों ने महिला और उसके पिता के साथ मारपीट की और फिर बाजार दारू पीने चला गया। उसके बाद महिला ने डायल 112 में फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी बाजार में मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। गृह मंत्रालय की टीम ने निमियाघाट थाना का किया निरीक्षण। मॉडल थाना के लिए ये हैं जरूरी मानदंड। गिरिडीह के डुमरी अनुमंडल क्षेत्र में स्थित निमियाघाट थाना का निरीक्षण हाल ही में गृह मंत्रालय, भारत सरकार की एक टीम द्वारा किया गया। इस निरीक्षण के दौरान गिरिडीह पुलिस कप्तान डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ सुमित प्रसाद भी उपस्थित थे। टीम ने थाने की कार्यप्रणाली और सुविधाओं का बारीकी से आकलन किया। गृह मंत्रालय देश भर में मॉडल थानों की पहचान कर रहा है, जिसके लिए विशेष मापदंडों को ध्यान में रखा जा रहा है। निमियाघाट थाना को मॉडल थाना बनाने के लिए निम्नलिखित विशेषताओं का होना आवश्यक है। आगंतुकों के लिए एक प्रतीक्षा कक्ष होना अनिवार्य है। महिलाओं की सहायता के लिए विशेष डेस्क की आवश्यकता है। महिला कैदियों के लिए अलग और सुसज्जित लॉकअप होना चाहिए। दीवारों और छत में नमी नहीं होनी चाहिए। कैदियों के लिए साफ सुथरी और सुरक्षित हवालात होनी चाहिए। लॉकअप क्षेत्र की सीसीटीवी द्वारा निगरानी की जानी चाहिए। लॉकअप का फर्श सुरक्षित और साफ होना चाहिए। पुरुष और महिला कैदियों के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था होनी चाहिए। कैदियों के लिए स्वच्छ शौचालय की सुविधा होनी चाहिए। रिकॉर्ड को सीलबंद कैबिनेट में सुरक्षित रखना चाहिए। एसडीपीओ सुमित प्रसाद ने कहा, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि एमएचए ने हमारे क्षेत्र के निमियाघाट थाने का सर्वेक्षण किया। हमने पूरी तैयारी की थी और जो भी परिणाम होगा उसे स्वीकार करेंगे। यह निरीक्षण हमारे थाने की कार्यप्रणाली में सुधार का एक सुनहरा अवसर है। उन्होंने कहा कि निरीक्षण के दौरान ध्यान दिए गए बिंदु थाना प्रशासन के लिए सुधार और उन्नति के संकेत हैं, जैसे प्रतीक्षा कक्ष, महिला लॉकअप की सुविधा और सीसीटीवी कवरेज। सीसी पुलिस एसआई भर्ती की आयु सीमा में मिलेगी 5 साल की छूट। छत्तीसगढ़ पुलिस एसआई भर्ती में अभ्यर्थियों को आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट मिलेगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने यह निर्देश जारी किया है।
ओवरेज हो चुके अभ्यर्थियों को इसका लाभ मिलेगा। अभ्यर्थियों द्वारा आयु सीमा में छूट की मांग का संज्ञान लेते हुए अभ्यर्थियों को दिए आश्वासन को पूरा करते हुए छूट का आदेश जारी किया गया है। यह छूट सूबेदार, सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर के पद पर भर्ती प्रक्रिया वर्ष 2024 में केवल एक बार के लिए निर्धारित की गई है। सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। न्यायालयों में खाली पदों पर नई भर्ती जल्द। छत्तीसगढ़ वित्त विभाग ने न्यायालयों में खाली पदों पर नई भर्ती की मंजूरी दे दी है। न्यायालयों में कुल 362 रिक्त पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसका उद्देश्य कर्मचारियों की कमी को दूर कर न्यायपालिका के कार्यों को सुचारू बनाना है। वित्त विभाग से मंजूरी मिलने के बाद न्यायालयों में व्यवहार न्यायाधीश के 57, स्टेनोग्राफर के 46, सहायक ग्रेड 3 के 118, स्टेनोटाइपिस्ट के 7, वाहन चालक के 8, प्रोसेस सर्वर के 5 और चौकीदार, गार्डनर, स्वीपर, वाटरमैन के 83 एवं एक सहायक प्रोग्रामर के रिक्त पदों की पूर्ति का रास्ता खुल गया है। बिहार और झारखंड में एटीएम काटने वाला अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश। रामगढ़ पुलिस ने एटीएम काटकर रुपए चोरी करने वाले अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। इस गिरोह के 5 शातिर अपराधियों को पकड़ा गया है। उनके पास से चोरी की रकम 1,70,000 रुपए भी बरामद की गई है। इस मामले की जानकारी गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि अंतर्राज्यीय चोर गिरोह में शामिल अपराधी हरियाणा और बिहार राज्य के हैं। गिरफ्तार चोरों में हरियाणा राज्य के नूंह जिला अंतर्गत रोजका थाने के रूपाहेड़ी निवासी आसिफ उर्फ गंजा, बिहार राज्य के गया जिला अंतर्गत शेरघाटी थाने के लिवगंज पुरानी चट्टी निवासी असलम मियां उर्फ बुढ़वा, सारण जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत नगड़ीहा गांव निवासी अविनाश गिरी उर्फ विक्की गुड्डू सिंह और हरपुर छतवा गांव निवासी सुनील गिरी शामिल हैं। एसपी ने बताया कि इस गिरोह ने बिहार और झारखंड में 3 एटीएम मशीन को काटकर 50 लाख रुपए उड़ा लिए थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र के बाजार टांड से एसबीआई का एटीएम कार्ड कर 1,30,000 रुपए, चतरा जिले में एटीएम कार्ड कर 17,95,000 और बिहार राज्य के नवादा जिले से 29,50,000 चोरों ने उड़ा लिए थे। रामगढ़ थाना क्षेत्र में 23 अगस्त को इस गिरोह ने एटीएम मशीन काटकर चोरी की थी। एसपी ने बताया कि अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए 4 टीम बनाई गई थी। सभी टीम अलग अलग स्थान पर छापेमारी कर रही थीं। एक टीम हरियाणा में थी तो एक टीम बिहार में। इसके अलावा कोई छपरा और सिवान में घूम रहा था तो कोई सारण जिले की खाक छान रहा था। लेकिन अंततोगत्वा सभी अपराधी पकड़े गए। सभी अपराधियों के पास से 6 मोबाइल जब्त किए गए हैं। साथ ही एटीएम से निकाले गए 1,70,000 रुपए भी बरामद हुए। ये सभी नोट बैंकों के सीरियल नंबर से मैच कर रहे थे। एसपी ने बताया कि इस गिरोह ने चोरी की रकम से एक स्कॉर्पियो BR 1 HY 3132 खरीदी थी। इसके अलावा हरियाणा से वर्ना कार HR 72 H1700 और एक क्रेटा कार बिहार राज्य से जब्त किया गया है। क्रेटा कार पर लगाया गया नंबर प्लेट JH 09AJ 8372 फर्जी था। सभी गाड़ियों को जब्त कर रामगढ़ लाया गया है। एसपी ने बताया कि रामगढ़ के बाजार टांड में जब एटीएम काटने के लिए चोर गिरोह के 5 सदस्य आए थे तो वे हरियाणा नंबर गाड़ी से ही आए थे। एसपी ने बताया कि गिरोह के हर सदस्य की चोरी में अहम भूमिका थी। इस टीम में एटीएम काटने वाला मास्टरमाइंड से लेकर रेकी करने वाले सदस्य तक शामिल हैं। ये लोग गूगल मैप से बैंक के द्वारा लगाए गए एटीएम का ऐसा लोकेशन ढूंढ निकालते थे जहां चोरी करना आसान हो सके। गाड़ी में 5 सदस्य एक साथ घटनास्थल पर पहुंचते थे। एक आदमी एटीएम मशीन कटता था तो दूसरा आदमी वहां लगाए गए सीसीटीवी कैमरे पर स्प्रे छिड़कता था। तीसरा आदमी ड्राइवर की भूमिका निभाता था और 2 लोग सड़क पर पुलिस की गाड़ियों पर नजर रखते थे। चंद पलों में ही चोरी कर यह लोग वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। शेरघाटी में अपराधियों को असलम मियां के घर मिलती थी पनाह। एसपी ने बताया कि बाहर से आने वाले अपराधियों को शेरघाटी में असलम मियां उर्फ बुढ़वा 53 वर्ष के घर में पनाह मिलती थी। मास्टरमाइंड असलम पूरी योजना बनाकर रखता था
और 25 से 35 वर्ष के बीच के युवक उस योजना पर काम करते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के लिए बेहद सटीक तरीके से यह गिरोह काम करता था। हरियाणा से निकालकर बिहार पहुंचने वाले अपराधी अपना मोबाइल अपने घर पर छोड़कर आते थे। बिहार में असलम मियां उनकी गाड़ी को अपने घर पर लगवाता था। उसके बाद दूसरी गाड़ी से गूगल मैप के सहारे निकल गए लोकेशन पर पूरी टीम जाती थी। पूरा जायजा लेने के बाद यह लोग अपनी हरियाणा नंबर कार से निकलकर घटना को अंजाम देते थे और वापस लौट जाते थे। चोरी की गई रकम को यह लोग आपस में बांट लेते थे। एसपी ने बताया कि आसिफ, असलम, अविनाश, सुनील और गुड्डू का यह गैंग सिर्फ चोरी ही नहीं करता, यह लोग साइबर क्रिमिनल भी हैं। यह लोगों को ठगते हैं और उनका अकाउंट खाली करवा लेते हैं। हरियाणा के जिस जगह से आसिफ को पकड़ा गया है वह पूरा इलाका बेहद संवेदनशील है। वहां अपराधियों की अपनी एक सरकार चलती है। रामगढ़ पुलिस ने बेहद होशियारी से इस गैंग को पकड़ा है। पश्चिम बंगाल के जेल में तैयार हुआ था यह गिरोह। पुलिस के अनुसार चोरों का यह गिरोह जेल में तैयार हुआ था। असलम मियां 10 वर्षों तक जेल में रहा है। उसने कई राज्यों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिया है। जब वह पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जेल में बंद था, वहीं उसकी मुलाकात शातिर अपराधियों से हुई। इसके बाद इस गिरोह ने अलग अलग राज्यों में ठिकाना होने का फायदा उठाया। चोरी की वारदात को अंजाम देकर बड़ी सफाई से निकलने का प्लान भी बनाया। उन लोगों ने उड़ीसा राज्य के सुंदरगढ़, संबलपुर के अलावा बिहार और झारखंड में कई वारदातों को अंजाम दिया है। वे लोग बड़ी सफाई से निकल जाते थे और उनके खिलाफ कोई सुराग पुलिस को नहीं मिलता था। वे लोग अपनी चोरी की वारदातों में न तो मोबाइल का इस्तेमाल करते थे और न ही किसी अन्य तकनीकी चीज का। यहां तक कि गैस कट्टर भी वे लोकल स्तर पर खरीदते थे और उसके इस्तेमाल के बाद उसे फेंक देते थे। एसपी ने टीम में शामिल 18 लोगों को दिया रिवॉर्ड। गया टीम में डीएसपी हेडक्वार्टर चंदन कुमार वत्स, रामगढ़ एसडीपीओ परमेश्वर प्रसाद, मांडू इंस्पेक्टर सुरेश लिंडा, रामगढ़ थाना प्रभारी कृष्ण कुमार, रजरप्पा थाना प्रभारी नवीन प्रकाश पांडे, गजेंद्र कुमार पांडे, मांडू थाना प्रभारी रंजीत कुमार यादव, कुज्जू ओपी प्रभारी दिगंबर पांडे, वेस्ट बोकारो ओपी प्रभारी सदानंद कुमार, रामगढ़ थाना में पदस्थापित सौरभ कुमार ठाकुर, आशुतोष कुमार सिंह, ओंकार पाल, टेक्निकल सेल में पदस्थापित लालू सोरेन, दिलीप कुमार वर्णवाल, पुलिस लाइन के आरक्षी रूपेश कुमार सिंह, मोहम्मद गुलाब खान, सुरेंद्र साहू, नीरज उरांव को यह रिवॉर्ड दिया गया है। कोयला चोरी ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नया कीर्तिमान बनाया। बाबूलाल मरांडी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि अब हेमंत सोरेन को जवाब देना होगा।
उनके शासनकाल में जितनी लूट हुई है उसकी पाई पाई वसूल की जाएगी। भलाई इसी में है कि अब तक जितनी भी गड़बड़ी हुई है हेमंत सोरेन उसकी जांच कराएं। तब राज्य की जनता को लगेगा कि वास्तव में वह ईमानदारी से काम कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी गुरुवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल रहे थे। इस मौके पर प्रदेश मीडिया प्रभारी शिव पूजन पाठक और अजय शाह भी उनके साथ उपस्थित थे। बाबूलाल ने कहा कि राज्य में हुए भ्रष्टाचार और घोटाले को लेकर मैंने कई पत्र मुख्यमंत्री को लिखे हैं। उनको पहले ही सचेत कर दिया था कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है, इससे खुद बचें और राज्य को भी बचाएं। भ्रष्टाचार के मामले में अगर राज्य को नहीं बचाएंगे तो खुद भी उसी आग में जल जाएंगे। उन्हें कोई बचा नहीं सकता है। 5 साल के हिसाब में कई मुद्दे। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि 5 साल के हिसाब में कई मुद्दों पर बात होगी। मैंने कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। साहिबगंज में अवैध तरीके से पत्थर का उत्खनन और अवैध ढुलाई होती रही। अवैध घाटों से भी ढुलाई होती रही। नदी के रास्ते रात से भी ढुलाई की गई। सूचना थी कि यहां कभी भी दुर्घटना घट सकती है। इसे लेकर मैंने राज्य सरकार और मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था। मुख्यमंत्री ने पत्र का संज्ञान नहीं लिया। पत्र लिखने के करीब 1 से 1.5 साल के बाद दुर्घटना घट गई। जांच हुई तो पता चला कि साहिबगंज में हजारों करोड़ों रुपए का पत्थर घोटाला हुआ है। अभी भी जांच चल रही है। कई लोगों के ऊपर केस है। सरकार के संरक्षण में कोयला चोरी। बाबूलाल ने कहा कि कोयला चोरी का भी एक मामला है। कोयला चोरी ने हेमंत सोरेन के कार्यकाल में नया कीर्तिमान स्थापित किया। कोयला चोरी सरकार के संरक्षण में हुआ। कोयला चोरी को लेकर धनबाद में भाजपा की ओर से कई बार धरना प्रदर्शन भी किया गया था। मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र भी लिखा था। पलामू में नाकामी का झंडा बुलंद करने वाले एएसपी संजीव कुमार की पोस्टिंग धनबाद में कर दी गई। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था कि इस तरह के अफसर को तैनात किए जाने पर जिले में कभी भी अपराध नहीं रुकेगा। उनके साथ उनके बैच के कई अफसरों का प्रमोशन हुआ। उनमें लगभग सभी प्रमोट हुए जगह पर चले गए, लेकिन संजीव कुमार प्रमोशन के बाद भी धनबाद के एसएसपी पद पर काफी दिनों तक बने रहे। हाईकोर्ट का फैसला स्वागत योग्य। बाबूलाल ने कहा कि कोयला चोरी की जांच कराने के मामले में हाईकोर्ट में केस दायर हुआ था। हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के निर्देश दिए हैं। यह स्वागत योग्य है। इसकी सीबीआई जांच होने पर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अगर सचमुच पाक साफ हैं तो कोयला चोरी में शामिल अफसर को सस्पेंड करें, उनके ऊपर एफआईआर दर्ज करें। नहीं तो यही माना जाएगा कि कोयला चोरी की लूट में हेमंत सोरेन की संलिप्तता है। सरकार के खिलाफ बोलने वालों पर हेमंत सरकार केस करती है। मेरे ऊपर भी कई केस हो चुके हैं। सरकार पुलिस प्रशासन को टूल्स की तरह इस्तेमाल कर रही है। सरकार अपने विरोध में उठने वाली आवाज को हमेशा दबाती है। यात्रा का नारा आगे भी जारी रहेगा। बाबूलाल ने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा का समापन 2 अक्टूबर को हजारीबाग में हो गया। समापन समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे। परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ 20 सितंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया था। यात्रा के दौरान देश के रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित कई राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री ने इसमें भाग लिया। देश के सभी प्रमुख नेताओं ने इसमें शिरकत की, यात्रा को ताकत और मजबूती दी। उन्होंने कहा कि यात्रा में नारा दिया गया था, ना कहेंगे ना सहेंगे, बदल कर रहेंगे। यह काफी चला। यह नारा आगे भी रहेगा। इसी में एक और नारा दिया गया था, हेमंत सोरेन जवाब दो, 5 साल का हिसाब दो।